बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरा नाम काशिफ महमूद है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं लाइफ स्टोरी पाकिस्तान। प्यारे दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं आपके लिए दिलचस्प कहानियाँ लेकर आता हूँ और वो कहानियाँ दूसरों की ज़ुबानी होती हैं। लिहाजा आज मैं जो आपको कहानी सुनाने लगा हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कहानी सुनाने से पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं और जितना हो सके कहानी को शेयर करें ताकि आने वाली मज़ीद नई कहानियाँ आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, कहानी आज जो हमें भेजी है वो सायरा ने भेजी है जेहलम से। सायरा ने अपनी कहानी कुछ इस तरह भेजी है कि वो बहन भाइयों में सबसे छोटी है। भाई दुबई गया हुआ है और दो बहनें जो कि यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ रही हैं। सायरा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लिहाजा वो घर के काम पर ही तवज्जो देती थी। माँ की खिदमत कर दी, माँ के पाँव दबा दिए और घर के सफाई कर दी और घर के कपड़े वगैरह धो दिए। यही उसने अपने घर की रूटीन बनाई है। बहन भाइयों की सबसे लाडली, सबसे प्यार करने वाली अपनी दुखिया कहानी हमें सुना रही हैं। इस कहानी में वो हमें बताती हैं कि उन्हें नहीं पता था कि प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है और इसका अंजाम क्या होता है। तो ये तीनों चीज़ें इस कहानी में बाखूबी दिखाई गई हैं। सायरा बताती हैं कि एक दिन वो छत पर कपड़े सुखा रही थी, तो कपड़े सुखाते हुए उसने देखा कि घर के तीसरे घर की तरफ एक लड़का कबूतर उड़ा रहा है। सायरा ने तवज्जो ना दी और अपनी रूटीन के मुताबिक वो कपड़े धोकर सुखा रही थी। लड़का बार बार उसे देखे जा रहा था और इशारे किए जा रहा था। सायरा ने तवज्जो ना की और फिर अचानक उसकी नज़र उस लड़के पर पहुंची। सायरा ने उसे इग्नोर किया और कपड़े सुखाकर नीचे चली। लड़का कई उसी रूटीन में जब भी सायरा छत पर आती तो लड़का उसे तंग करने के लिए, उसे परेशान करने के लिए छत पर मौजूद होता। सायरा उससे बहुत परेशान थी और सोचती थी कि उसे और कोई काम काज नहीं है और वो सिर्फ कबूतर उड़ाने के बहाने या छत पर खड़ा रहता। शाम को जब सायरा छत पर आती तो वो उसे इशारे करता, उसे मोबाइल का इशारा करता कि अपना मोबाइल नंबर दो और कई इशारे करता, लेकिन सायरा उस पर तवज्जो नहीं देती और इग्नोर करके नीचे चली जाती। एक दिन सायरा अपने छोटे भाई के साथ दुकान पर सामान लेने के लिए गई तो वो लड़का उसके पीछे बाइक पर आने लगा और उसे कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, मुझसे बात करो। सायरा ने उसे कहा, देखें भाई, आप मुझे तंग ना करें, आप प्लीज़ मुझे परेशान ना करें, मैं आपसे बहुत परेशान हूँ, आप मुझे तंग ना करें। आखिर सायरा के बार बार इग्नोर करने पर लड़का इग्नोर कर दिया, लड़के ने उसे इग्नोर कर दिया। चंद दिन वो लड़का छत पर नहीं आया। सायरा रूटीन के मुताबिक कपड़े सुखाने के लिए छत पर जाती और देखती कि वो लड़का छत पर मौजूद नहीं। सायरा ने समझा कि वो लड़के ने उसकी जान छोड़ दी और एक दिन अचानक सायरा के फेसबुक पर उसी लड़के की रिक्वेस्ट आती है। सायरा सोचती है कि मेरा आईडी इसे कैसे मिला और इसने मुझे कैसे रिसर्च किया। आखिर सायरा उसे ऐड नहीं करती। 2-3 बार वो रिक्वेस्ट भेजता है और फिर आखिर सायरा उसे एक्सेप्ट कर उससे बात करती कि आप कौन हो, आप कहाँ से हो, क्या है। वो लड़का कहने लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम मुझसे बात करो एक बार। आखिर सायरा ने फैसला किया कि मैं तुमसे एक बार बात करूँगी, लेकिन उसके बाद मैं आपसे बात नहीं करूँगी। अदनान इस बात पर तैयार हो गया कि वो सायरा से बाद में बात नहीं करेगा। लिहाजा सायरा ने उससे बात करनी शुरू कर दी।
حال چال پوچھا، سلام دعا لی اور پھر باتیں کرتے رہے۔ جب باتیں کرتے رہے تو باتوں ہی باتوں میں وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ دوستوں، پیار کی پہلی بنیاد دوستی ہے اور سائرہ پہلی بنیاد کراس کر چکی ہے۔ سائرہ اور وہ بہت اچھے دوست ہیں۔ اب وہ روزانہ چھت پر ایک دوسرے سے اشاروں میں بات کرتے ہیں، ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں اور فیس بک پر بھی بات کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا ہے اور ایک عرصے تک چلتا ہے۔ 2-3 سال گزر گئے۔ سائرہ نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ کوئی دوست اس کی زندگی میں آ چکا ہے۔ وہ لڑکے کے دل میں کیا تھی سائرہ کو بالکل ہی معلوم نہیں۔ وہ کیا کرنا چاہتا تھا یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کی فیملی میں کون کون تھے یہ بھی معلوم نہیں۔ ہم اکثر پیار کر لیتے ہیں لیکن پیار کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا انجام شادی ہے یا جدائی ہے یا بے وفائی ہے یا دھوکہ ہے۔ ہم پیار کرتے وقت صرف پیار کو ہی فوکس رکھتے ہیں۔ سائرہ نے بھی پیار کو فوکس رکھا اور پیار کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اب ان کی باتیں ملاقاتوں میں بدلنے لگیں اور ملاقاتیں کرتے کرتے سائرہ اس حد تک پہنچ گئی کہ عدنان کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ جانے بنا کہ عدنان کیا ہے، کیا کرتا ہے اور کیسے زندگی گزارتا ہے بالکل بھی خبر نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور سائرہ کی بڑی بہن کی شادی ہونے لگی تو سائرہ نے اسے بھی انوائٹ کیا، وہ بھی شادی پہ آیا۔ سائرہ نے اپنے ماما کو اس سے ملوایا اور کہا کہ میں اسے پیار کرتی ہوں۔ وہ لڑکے نے بھی اپنے گھر بات کی تو لڑکے کے گھر والے اس شادی کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری ذات اور آپ کی بیٹی کون ہے، کہاں ہے، ہم محلے دار ہیں، ہم لوگ یہ رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ سائرہ دل ہی دل میں ٹوٹ چکی اور اس لڑکے کے بھی دل پر ہوئی کیفیت تھی۔ آخر وقت گزرتا رہا اور ان دونوں کے درمیان جدائی آئی۔ لڑکے کے گھر والوں نے لڑکے کو کراچی بھیج دیا کمانے کے لیے اور ان سے پرومس کیا کہ جب تک تو کما کر نہیں آئے گا تب تک تیری شادی ہم سائرہ سے نہیں کریں گے۔ لڑکے نے یہ چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور محبت کی خاطر کراچی چلا گیا۔ کراچی ایک خوبصورت شہر ہے لیکن وہاں کے لوگ ہر وقت پیسے کی وجہ سے دن رات محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ لڑکا دن رات محنت کرتے کرتے ایک فیکٹری میں جاب کرتا ہے۔ اس کا سائرہ سے کوئی رابطہ نہیں کیونکہ سائرہ نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہوتی تب تک ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں۔ لڑکا دن رات محنت کرتا تھا اور روزانہ سائرہ کے لیے خط میں وہ کیا لکھتا ہے سائرہ اپنی زبانی ہمیں بتاتی ہے۔ وہ لکھتا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں نے اپنی زندگی تمہارے نام اور ہر روز ایک چٹھی لکھ کر اپنے ساتھ رکھتا۔ اس کے دوست جو اس کے ساتھ رہتے تھے وہ اسے سائرہ کی باتیں بتاتے اور ادھر سائرہ بھی اپنی زندگی میں مگن کبھی بے چینی اور بےتابی سے اسے یاد کرتی اور کبھی یہ سوچ کر بھولنے کی کوشش کرتی کہ وہ میری منزل نہیں۔ سائرہ اور عدنان دونوں ہی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے۔ آخر 2 سال گزر گئے۔ 2 سال کے بعد سائرہ کی دوسری بہن کی بھی شادی ہوئی۔ اب سائرہ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس سے سائرہ محبت کر سکے۔ کوئی اگر لڑکا اسے محبت کا اظہار بھی کرتا تو سائرہ اسے مذاق سمجھ کر ٹھکرا دیتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ محبت کرنا صرف افسانوں اور کتابوں میں یا فلموں میں ہی اچھا لگتا ہے، محبت کے کوئی بھی معنی نہیں۔ لہذا سائرہ نے دنیا کے ہر انسان کو بے وفا ہی سمجھا اور یہی بات تھی کہ عدنان وہاں
दिन रात सायरा की मोहब्बत में पागलों की तरह खत लिखी जाता और वो पोस्ट नहीं करता। बस सायरा की तारीफें करनी, सायरा से बातें करनी, एक जुनून की हद तक वो सायरा से मोहब्बत करता। और सायरा के दिल में आहिस्ता आहिस्ता अदनान की मोहब्बत खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जुदाई सबसे गहरा पल होता है मोहब्बत में। जब हम पास रहते हैं तो हमें प्यार होता है, जब हम एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो हमारे दरमियान नफरत होती है। मोहब्बत जुदाई का गुस्सा। तो दोस्तों, वक्त गुजरता गया और इसी तरह अदनान कैसा खेलता। इधर सायरा ने अपनी पढ़ाई को शुरू करने का फैसला किया और जब सायरा स्कूल जाती तो लड़के उसे तंग करते, कोई उसे लव लेटर देता, कोई उसका मोबाइल नंबर मांगता और कोई उसे रिश्ते में करता। सायरा बहुत परेशान है और सोचती थी कि ये सब बेवफा। उसकी माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब हो और सायरा इस बात से बहुत परेशान थी। बहनों की शादी हो चुकी थी, भाई दुबई में था, लेकिन सायरा की तन्हाई उसके अंदर ही अंदर एक बीमारी को चला। सायरा को हेपेटाइटिस सी था। सायरा को जब इस बीमारी का पता चला तो सायरा रात भर रोती रहती थी। अब सायरा ये सोचती थी कि शायद मैंने उस लड़के का दिल दुखाया जिसकी मुझे सजा मिली। सायरा की वालिदा कुछ बेहतर हो गई और उसने सायरा को का इलाज मुआवजा शुरू किया। इसी तरह वक्त गुजरता गया और 5 साल बाद अदनान वापस अपने घर आया, ढेर सारा पैसा। अदनान ने आते ही सायरा का पूछा तो उसके घर वालों ने कहा कि वो ये मकान बेच चुके हैं, ये देना चाहते हैं। अदनान अंदर ही अंदर से टूट चुका, उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था सायरा को। तो दिन रात सायरा को ढूंढने के लिए मारा मारा, कभी उस दफ्तर, कभी उस दफ्तर, कभी उस जगह, कभी उस कॉलोनी, कभी उस मार्केट, कभी उस सड़क ढूंढता था। सायरा को कोई अता पता नहीं। आखिर अदनान ने एक प्रॉपर्टी डीलर से सायरा की बहन का एड्रेस मालूम किया और वो एड्रेस मालूम करके सायरा की बहन के घर पहुंच गया। उसने सायरा का पूछा तो उसकी बड़ी बहन ने कहा कि सायरा 6-5 अदनान की जिंदगी में सबसे बड़ा सदमा था। लेकिन क्यों नहीं, अदनान को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि सायरा की मौत हो चुकी है, क्योंकि उसके सीने में जो दिल धड़क रहा था वो इस चीज का सबूत था कि सायरा भी जिंदा है। तो दोस्तों, उसकी बहन के मियाँ ने उससे पूछा कि तुमने उस शख्स से उसके दोस्त से झूठ क्यों बोला। तो उसने अपने खामद को बताया कि अब वो सायरा से शादी किस लिए करेगा, सायरा बीमार है और सायरा भी उससे शादी नहीं करेगी। पुरानी बात है, अब उनके दरमियान मोहब्बत नहीं है। लड़की का ये झूठ अदनान को मंजूर नहीं था। अदनान ने अपनी कोशिशें जारी रखी और एक दिन अदनान का एक्सीडेंट हो गया। अदनान को बेपनाह चोटें लगी। ये समझ लें कि दुनिया मरते मरते बच गया। इतनी चोटों की वजह से वो इमरजेंसी हॉस्पिटल में दाखिल हुआ और उसे होश नहीं आया। घर वाले रो रहे थे, परेशान थे कि अब क्या होगा। अचानक उसने देखा कि घर वालों ने ये देखा कि अदनान
की हालत बहुत बुरी है और उसे बचाने का कोई भी हल नहीं। दिन रात दवाइयाँ और इलाज मुआवजे से अदनान ठीक हो गया। अदनान की जुबान पर सिर्फ सायरा का नाम था। घर वाले उसकी दीवानगी से तंग आ चुके थे और उन्होंने उसकी शादी करने का फैसला किया। वो चाहते थे कि इसके दिल और दिमाग से सायरा का नाम भूल जाए, ये उसकी मोहब्बत को भूल जाए और अपनी नई जिंदगी शुरू करे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। कुदरत जो चाहती है अच्छा ही चाहती है। हमारे खुदा से बढ़कर हमें कोई भी सही रास्ता नहीं दिखा सकता। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। एक दिन अदनान अपनी दवाइयाँ लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर खड़ा था तो वहाँ देखा कि अदनान ने सायरा की वालदा को देखा। अदनान ने सायरा की वालदा का पीछा किया। वो देखना चाहता था कि सायरा की वालदा कहाँ है। धीरे धीरे अदनान उनके घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो अदनान ने दरवाज़ा बजाया। सायरा की वालदा ने दरवाज़ा खोला। अदनान ने कहा कि मैं अदनान। सायरा की वालदा ने कहा, हाँ बेटा बोलो क्या बात है। उसने कहा कि मैं सायरा से बात करना चाहता हूँ। वालदा ने उसे बैठक में बिठाया और सायरा के पास चली गई और कहने लगी कि अदनान आया। जैसे सायरा के तो जिंदगी में जान खुशी से पागल हो। लड़कते हुए हाथों से अपनी माँ के हाथों में हाथ डाले हुए, आंखों से आंसू के चश्मे बहने से कहने लगी अपनी जुबान से कि आप सच कह रही हैं कि अदनान आया। तो वालदा ने कहा हाँ अदनान आया। सायरा ये तजस्सुस बर्दाश्त नहीं कर रही और उसने कहा कि कहाँ है। तो वालदा ने कहा कि वो बैठे। सायरा की वालदा ने सायरा को सहारा दिया और उसे बैठक में गया। अदनान एहतराम से खड़ा हो गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं आऊँगा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुमसे शादी करूँगा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी का नहीं होऊंगा। तुम क्या समझती थी कि तुम मुझे भूल जाओगे? मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। ये चार अल्फाज सायरा की जिंदगी फिर से रंग गया। सायरा जी और माँ से कहने लगी कि माँ मैं जीना चाहती हूँ, अदनान के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। माँ इस बात के लिए तैयार हो गई कि सायरा की शादी अदनान से हो। अब अदनान अपनी फैमिली के पास गया और कहने लगा कि जाकर सायरा का रिश्ता मांगा। वो लोग घर आए, उन्होंने सायरा का रिश्ता मांगा और सायरा दुल्हन बन गई। सायरा की बीमारी का इल्म सायरा ने अदनान को पहले ही बता दिया था कि मुझे हेपेटाइटिस है और मेरे पास जिंदगी बहुत कम है। अदनान ने कहा कि मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और अदनान ने उससे शादी के लिए हम भर दिया और फिर उन दोनों की शादी हो गई। सायरा बहुत खुश थी और जिंदगी बहुत अच्छी थी। अदनान उसका दिन रात ख्याल करता, उसे डॉक्टर्स के पास लेकर जाता, उसकी दवाइयों का इलाज, उसका इलाज मुआवजा, उसकी ज़िंदगी की हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा करना अदनान की ज़िंदगी का मकसद बन गया था। अदनान उससे इतनी मोहब्बत करता था कि उसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश को भी पूरा करता और सायरा भी उससे इतनी ही मोहब्बत करती जितनी अदनान करती।
اور اسی طرح ان کی محبت بڑھتی گئی اور اللہ بیماری ختم ہو گئی۔ دوستو، آج وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور آج اس کے ماشاءاللہ سے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ آج وہ نہ کسی بیماری سے مبتلا ہے اور نہ ہی کسی دشمنی سے۔ آج ان کی زندگی بہت خوشگوار ہے۔ سائرہ نے اس کہانی میں یہ میسج دیا ہے کہ محبت سچی ہو تو اللہ پاک اسے ملانے کے ذریعے بنا دیتا ہے۔ اور عدنان کا یہ میسج ہے کہ اگر محبت آپ کسی سے کریں تو دل سے کریں، نہ کہ اس کے جسم سے، نہ اس کی روح سے، بلکہ اسے دل سے پیار کریں، اس کی چھوٹی سے چھوٹی خواہشات کو پورا کریں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی خوشی کو حاصل کریں۔ اگر آپ اسے خوشی سے حاصل کریں گے تو آپ کی زندگی میں بہار ہی بہار ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اور اگر آپ اس کی محبت کو دفنا کر یا اسے چھین کر حاصل کریں گے، وہ محبت نہیں ہوگی، کیونکہ محبت دوسرے کی خوشی میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اس کہانی سے آپ کو کوئی سبق ملا ہو۔ اگر کہانی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اب اپنے مجھے اجازت دیجیے، کاشف محمود کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔